मानो तो मौज है वरना समस्या तो हर रोज है। 3 साल की ओसीडी। ओसीडी भी एक ऐसी ओसीडी जिसका नाम भी ऐसा है जिसे प्रोनाउंस करते समय भी मेरे पसीने छूट जाते हैं। एग्जिस्टेंशियल ओसीडी, या सीधे शब्दों में कहें फिलोसॉफिकल ओसीडी। इसके क्या सिम्टम हैं वो हम जानेंगे। आपने आज तक हाथ धोने वाली ओसीडी के बारे में सुना है, वीडियोस देखे हैं, कुत्ते से डरना, एचआईवी से डरना, चेकिंग करना, इस तरह की ओसीडी पर बहुत से वीडियो देखे हैं। लेकिन एक ऐसी ओसीडी जिसे फिलोसॉफिकल ओसीडी कहते हैं, जिसमें एग्जिस्ट से संबंधित बार बार मन में ऑब्सेशन आते हैं, सवाल आते रहते हैं कि क्या सही क्या गलत। आदमी उधेड़ बुन में फंस जाता है, इधर जाऊं या उधर जाऊं। तो ये ओसीडी क्या होती है, क्या इसके सिम्टम हैं, ये जानेंगे कर्ण से। कर्ण जी आए हैं हस्तिनापुर से और उनको 3 साल से ओसीडी है। उन्हीं की पूरी कहानी उन्हीं के शब्दों में जानेंगे और 2 दिन में ये पूरी तरह से रिकवर होके जाएंगे और ये वीडियो सीरीज आप रिकवरी की पूरी देख पाओगे। कर्ण जी, आपका स्वागत है। और 2 बातों के लिए मैं पहले ही खुशखबरी आपको देना चाहूंगा। पहली बात तो ये कि आप हजारों किलोमीटर दूर से ऑफलाइन इलाज लेने के लिए पहुंचे, और दूसरी खुशखबरी इस बात की कि आप ठीक होकर जाने वाले हो। तो अब आप एक बार अपनी पूरी गाथा बता दीजिए कि कैसे शुरुआत हुई, कैसे कैसे ऑब्सेशन, कैसे कैसे सवाल, कैसे कैसे विचार मन में उमड़ घुमड़ कर आते रहते हैं। सर इसका जो स्टार्टिंग हुआ वो मेरे को 3 साल हो गए। 2021 से ही धीरे धीरे ये सारी चीजें शुरू हुई। मुझे हमेशा ऐसे शुरू से ही मेरे अंदर ये चीज रहा है कि क्या सही है क्या गलत है। मॉरल वैल्यूज पे शुरू से ज्यादा मेरे को ऐसे आते थे कि मॉरली हम एथिकली मुझे ज्यादा समझ में आता था। कोई भी चीजों को एथिकल पर्सपेक्टिव से देखना कि ये सही कर रहा है ये गलत कर रहा है, इस तरीके की चीजें। अच्छा, तब तक मेरे लिए बहुत सारी चीजें इश्यूज नहीं थी, जब तक ये एक नॉर्मल पेस पे चल रही थी कि क्या सही है क्या गलत है। लेकिन एक टाइम ऐसा आया जब हम इन्हीं में सब सारी चीजों में उलझने लगे। जैसे अगर हम कहीं ये चीज सुन ले कि कोई लीडर के बारे में कहीं कुछ देख लें कि ये लीडर बहुत अच्छा काम कर रहा है, दूसरे टाइम पे अगर उसी लीडर के बारे में मैंने कुछ किसी का क्रिटिसाइज सुन लिया तो वहां पे सर मेरे मन में कंफ्यूजन शुरू हो गया। फिर ये चीजें फिर भगवान से भी रिलेटेड, एग्जिस्टेंशियलिज्म ओसीडी जिसके बारे में मैंने आपको बताया उस चीज से भी रिलेटेड ये सारी चीजें मेरे अंदर। ब्रह्मांड कैसे बना, अच्छा भगवान के बारे में सर जब भी बात होती है तो मेरे अंदर बहुत फियर ये चीजें हो जाती है कि भगवान होते भी हैं कि नहीं, या भगवान के लिए ये नहीं करेंगे तो भगवान नाराज हो जाएंगे, या भगवान है तो हम हमको दिखाई क्यों नहीं देते हैं। इस तरीके की दुनिया भर की चीजें। तो इनिशियली मुझे लगता था कि ये सारी चीजें हम अपने आप को कन्विंस कर लेंगे, क्योंकि हर जगह से मैंने ये सुना था कि अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन आता है तो आप उसको आंसर दे लीजिए तो वो शांत हो जाएगा। लेकिन ये चीज मैंने अपने केस में बहुत उल्टा ही पाई। मुझे ऐसा कुछ भी शांति नहीं मिली, उल्टा मेरी ये सारी चीजें बढ़ती ही गई। मैंने एक आंसर दिया 2 सवाल और खड़े हो गए, मैंने 2 आंसर दिया 4 सवाल और खड़े हो गए। और ये करते 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 बाकी सर पूरा दिन कहीं कुछ देखते भी थे, सही है गलत है, अंदर से हमेशा एक आवाज आती थी सही है गलत है, ये सही कर रहा है कि गलत कर रहा है। कभी भी किसी चीज को देखते थे तुरंत उसके ओरिजिन से थॉट आते थे, यार ये लाइफ कैसे बनी, ये प्लेनेट कैसे बना, साइंस सही है कि रिलीजन सही है, इन्हीं सारी चीजों में। अच्छा, इस चीज की शुरुआत जैसे कि बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस, हम सबका बिलीफ सिस्टम का पार्ट बना हुआ होता है तो हम सभी बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस को विजिट करते हैं। वहां पे हमें तरह तरीके के बिलीफ्स बताए जाते हैं। बताए हमें ऐसे जाते हैं कि वो सारे बिलीव्स हमें यूनिवर्सल ट्रुथ की तरह बताए जाते हैं। हम उसको अपनी कसौटी पे बिना खरे रख के हम उसको एज इट इज एक्सेप्ट कर लेते हैं, जो मुझे लगा अपने केस में। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। हम एक ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े, वहां पे सारी चीजें मुझे बताई गई। वहां पे मुझे एथिकल, जितना हम एथिकल थे मुझे ऐसा लगा कि मुझे 1000 गुना ज्यादा एथिकल होने के मुझे कुछ प्रिंसिपल सेटअप मिल गए कि अगर आप ये चीजें करते हैं तो आप बहुत अच्छे इंसान कहे जाएंगे, और ये चीजें पर्टिकुलर चीज कहते हैं तो आप बहुत बुरे इंसान कहे जाएंगे। सर वहां से ना बहुत ज्यादा मुझे कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गई, क्योंकि 4 बजे हम उठ के मेडिटेशन नहीं कर पाते थे। हम 6 बजे, हम स्टूडेंट है, पढ़ाई करते हैं। वहां से मेरे मन में यार हम 4 बजे, गिल्ट वाली फीलिंग हमेशा आने लगी, क्योंकि जब आपको एक प्रोस्पेक्टस पकड़ा दिया जाता है कि आपको ऐसे 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 ही इंसान अच्छा इंसान कहाएगा, स्वर्ग में जाएगा, नरक में जाएगा, जो भी उनके कॉन्सेप्ट्स थे,
मैं वैसे कुछ भी फॉलो नहीं करता था, लेकिन मेरे मन में हमेशा एक गिल्ट बना रहता था कि यार हम फॉलो नहीं करते, यार हम ये नहीं करते, वो नहीं करते। और इन्हीं सारी चीजों से मेरी सारी चीजें बढ़ती गई एक दूसरे से कनेक्ट होके। स्टार्टिंग में मुझे ये सारे क्वेश्चंस आने लगे, फिर उसके अलावा भी सर मुझे एक्सिस्टेंशियलिज्म के अलावा भी हार्म ओसीडीज के भी थॉट आने लगे, बहुत सारी चीजों के। जैसे अगर मैंने किसी को सुन लिया कि इसको ये बीमारी है, तो मुझे ऐसे थॉट आने लगे, मुझे कहीं मुझे ऐसी बीमारी नहीं है। ये सारी चीजों का सर मतलब सारी चीजें धीरे धीरे एक चीजों से कनेक्ट होते 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 और एक टाइम ऐसा आया कि फिर मुझे ऐसा लगा कि मतलब मुझसे हो नहीं पा रहा है, जो भी मेरे नॉर्मल लाइफ स्टाइल है, रूटीन है, वो मुझसे कुछ भी नहीं हो पा रहा है। तो मुझे लगा कि कुछ प्रॉब्लम है जिसको मुझे क्योर करना है, तो बस आपके पास चले आए। जी, इससे पहले भी बहुत सारी जगह पर आप इलाज के लिए पहुंचे, जी किसी भी संस्था का, किसी भी डॉक्टर का, जी बिना नाम लिए आप अपना सारा अनुभव शेयर कर सकते हैं। सर मुझे मतलब मैं शुरू से ही बहुत कॉन्शियस बंदा रहा हूँ, तो मुझे सर माइंड को लेके चीजें पढ़नी लिखनी बहुत शौक, मतलब मुझे भी अच्छा लगता था कुछ अपने बिहेवियरल साइकोलॉजी के बारे में पढ़ना, बिहेवियर्स के बारे में ऑब्जर्व करना पढ़ना। बट मुझे ये नहीं पता था कि मतलब कोई भी चीज अगर बिना गाइडेंस के लो तो वो चीजें अपने आप पे हावी हो जाती है। अगर किसी भी फील्ड को आप स्टडी कर रहे हो तो उसके प्रोज एंड कॉन्स बाकी सारी चीजें जान के, उसको इंटरेस्ट भी है तो उसको उस पर्टिकुलर डायमीटर में रख के ही आप उसको परस्यू करते हो। आपका किसी चीज में इंटरेस्ट है तो ऐसा नहीं कि आप शुरुआत से ही बिना मतलब लिमिटलेस आप उसको करने ही लग जाते हो। तो सर मुझे जब ये चीजें स्टार्टिंग हुई ना, तो मुझे साइकोलॉजिस्ट को लेके एक बहुत जैसे सबके दिमाग में होता है, मेरे को भी स्टार्टिंग से था कि नहीं साइकोलॉजी क्या है, ऐसा कुछ होता नहीं है, ये नहीं होता है। लेकिन फिर भी मैंने अपने आप को मना के बहुत सारे काउंसलर, बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट और सिकैट्रिक्स को भी मैंने विजिट करा। मुझे जो इनिशियली ये चीज समझ में आई कि मुझे वो चीज मुझे सेटिस्फैक्टरी नहीं लगी, मुझे ये नहीं वहां पे ये चीज लगा कि शायद ये वो नहीं समझ पा रहे जो मुझे जरूरत है। मुझे जो चीज फील हो रही है, हम पूरे 4 कॉर्नर हम घूम लिए, पूरे कम से कम 3.5 साल में हम बहुत सारे डॉक्टर्स को विजिट किए, और उसमें सारी चीजों को विजिट करने के बाद मुझे यही पता चला कि शायद अभी तक मेरा उन डॉक्टर से वो कनेक्ट नहीं बन पाया कि वो चीजें पकड़ ले कि मुझे एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है। ना मुझे प्रॉब्लम पता था, कह लीजिए ना उन्हें प्रॉब्लम, मतलब उनको वो इस तरीके से उनके काउंसलिंग लिए सारी चीजें करे, बट मुझे ना कनेक्शन नहीं हुआ कि वो मेरी चीजें एग्जैक्टली समझ पा रहे हैं, ना हम उनसे कनेक्ट कर पा रहे थे, ना वो हमसे कनेक्ट कर पा रहे थे। मुझे ये चीजें बराबर फील हुई, तो मुझे लगा कि नहीं, मेरे मेरे दिमाग में साइकोलॉजी और काउंसलर को लेके एक बहुत ही पॉजिटिव पर्सपेक्टिव है, और डे बाय डे ये सारी चीजें बहुत ज्यादा मतलब बहुत एस्पायरिंग ही फील्ड है। लेकिन मुझे मेरे एक्सपीरियंस अगर सर बोले तो अभी तक तो पूरे चारों टाइम हम चारों जगह, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि पिछले 3.5 साल से हम ट्रैवल ही कर रहे हैं इन सब चीजों को लेके, बट मुझे वो ऐसा कनेक्ट एक काउंसलर या साइकोलॉजिस्ट से नहीं हो पाया, जो कि मुझे नहीं लगा कि कोई काउंसलर मेरी वो चीज समझ रहा है जो एग्जैक्टली मुझे नीडेड है। जैसे हर एक पेशेंट की अपनी एक अलग दवा होती है, तो मुझे अभी तक वो सर डॉक्टर मतलब नहीं समझ में आया जहाँ पे भी हम गए, क्योंकि वो एक उनका एक पर्टिकुलर स्केड्यूल होता था, एक मतलब एक कोर्स ऑफ पीरियड ऑफ टाइम होता था। जब तक आप दवाई ले रहे हो तब तक आप बहुत अच्छे से सही हो, जब तक दवाई खा रहे हो थॉट्स नहीं आ रहे, जैसे ही आपने दवाई बंद किया आपको थॉट्स तुरंत शुरू हो जाएंगे। या फिर वो उस तरीके से भी कई सारे काउंसलर्स मुझे ऐसे समझाते थे कि आप सोचना बंद करिए। हम खुद ही चाहते हैं सोचना बंद करना, इसीलिए हम रास्ता ढूंढने शायद काउंसलर के पास जाते थे, लेकिन मुझे कुछ एक्यूरेट नहीं समझ में आया वहां पे जहाँ पे भी हम विजिट करें। तो फिर फाइनली मुझे लगा कि आपके यहाँ मुझे चलना चाहिए, और पहुंच गए आपके यहाँ। जी, आपने सीमित शब्दों में तो बहुत शुद्ध शब्दों में जी अपनी प्रॉब्लम को विस्तृत रूप में बता दिया है। फिर भी आप निश्चिंत रहिए, आपकी जो अस्तित्व को लेकर, क्योंकि अंग्रेजी का ये शब्द प्रोनाउंसिएशन करने में मुझे बहुत प्रॉब्लम आ रही है, तो इसलिए मैं हिंदी के शब्द पर दबाव ज्यादा दूंगा। अस्तित्व को लेकर के मन में विचार आते रहते हैं जी कि अस्तित्व, किसी भी चीज का अस्तित्व हो सकता है। इसे अस्तित्ववाद ओसीडी भी कहा जाता है हिंदी के अंदर जी, और इंग्लिश में तो एग्जिस्टेंशियल, जो भी आपने सही प्रोनाउंस किया ही था। तो चाहे वो जीव का अस्तित्व हो, चाहे ब्रह्मांड का, चाहे धरती का, किसी भी चीज का जो अस्तित्व है उससे संबंधित मन में आता रहता है जी, और एक सवाल का आप जवाब दोगे तो उसी से ही आगे सवाल जवाब की श्रृंखला शुरू हो जाएगी। जी चिंतन मनन चलता ही रहता है, जो मन के अंदर एक वार्तालाप है वो रुकता ही नहीं है, वो चलता ही रहता है कंटिन्यू, जवाब फिर सवाल फिर जवाब। तो इसी उधेड़ बुन में आदमी फंस जाता है जी और बहुत बुरा फंस जाता है।
और इतना बुरा कि उसकी हालत लोग नहीं समझ पाते हैं। लोग सोचते हैं कि ये क्या बेहुदा बातचीत है, इसको कभी भी हम चाहे रोक सकते हैं, लेकिन जी। ये इतनी आसान नहीं है जितनी कि लोग कह रहे हैं। कि जो इंसान इसे अनुभव करता है वही जानता है कि इसमें इंसान कितना पीड़ा में होता है। जैसे कबीर कहते हैं ना, जिस हाथ लागे वही जाने रे पीड़। जिसको चोट लगती है वो दर्द का एहसास उसी को होता है। जिसको ये बीमारी होती है उस दर्द का एहसास वही कर सकता है, दूसरा कैसे कर पाएगा। इसलिए मुझे आपको पता है, मुझे आपके बारे में पता है कि आप कितने दर्द में हो, कितने पीड़ा में हो, कितने फंसे हो, लेकिन इसमें आपसे बहुत सी गलतियां हो रही हैं, जी। आपसे बहुत सारी मिस्टेक्स हो रही हैं। उन मिस्टेक्स को हमें बंद करना होगा, फिर ही आप ठीक हो पाएंगे। और सर मुझे एक चीज और मतलब हाँ हाँ जरूर। हम बिल्कुल ऐड करना चाहेंगे कि सर जैसे कि मैंने आपसे मतलब बताया कि इसमें क्या होता है कि लगातार मन में सवाल पैदा होते रहते हैं। हाँ और सर उसका आंसर हम लगातार यूट्यूब और गूगल के थ्रू सर्च करते रहते हैं। और सर हमें उस समय लग रहा होता है कि हम अपने आंसर्स को तलाश कर रहे हैं और हमें बड़ा अच्छा लगने वाला होता है। लेकिन सर वो मुझे लगा मेरे केस में कि वो मेरा सबसे बड़ा ट्रैप है वही सर, कि ट्रैप वो सबसे बड़ा मेरा ट्रैप है कि मुझे ऐसे कोई थॉट आया और मैंने उसको यूट्यूब पे सर्च कर लिया। क्योंकि यूट्यूब पे लाखों कंटेंट्स हैं, सही कंटेंट तक पहुंचना भी अपने आप में मुझे लगता है कि एक डेस्टिनेशन जैसा होता है यूट्यूब पे। मुझे जब से ये प्रॉब्लम स्टार्ट हुई 3 साढ़े 3 साल हो गए, और मुझे 3.5 साल बाद शायद मैंने आपको विजिट कराया। 3.5 साल हो गए मुझे। 3.5 साल से मैंने 3 लाख कंटेंट से ज्यादा कम से कम देख ही लिए होंगे। और पैसे के मामले में तो कितने और पैसे सर लगे होंगे? 1.5 से 2 लाख रुपए मेरे लग गए हैं। फ्रैंकली स्पीकिंग मेरे 1.5 से 2 लाख रुपए खत्म हो गए। और सर मतलब स्टूडेंट्स बेसिकली हम लोग अभी हम पढ़ाई करते हैं, तो मेरे लिए ये सारी चीजें, जैसे जॉब फील्ड के लिए ये होता है कि सर मतलब कमा रहे हैं तो कुछ ऐसी प्रॉब्लम हुई तो आप कहीं भी विजिट कर सकते हो। हम स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा सा बहुत बड़ी बात। तो हम लोग सर एक बहुत लाइक यूट्यूब पे ही सर्च करते हैं। अच्छा यूट्यूब पे भी वीडियोस बनाने वाले सर बहुत सारे लोग हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप कोई भी प्रॉब्लम हो तो स्पेशलिस्ट, जैसे हम आपसे अगर आज आप भी ठीक हो गए तो सर हम जाके अब वीडियो बनाना शुरू कर देंगे। नहीं जैसे हम आपसे ठीक हुए और हम अब सब जाके हम वीडियोस एक्सपीरियंसेस शेयर करना अलग बात होती है, लेकिन गुमराह करना दूसरी बात होती है। वो बड़ी बात होती है सर। ज्यादा से ज्यादा मुझे ऐसा लगता है कि मेरे सेंस में ये हो सकता है कि अगर ये चीजें मेरे को काम कर रही हैं तो हम जाके दूसरे को आपको सजेस्ट करें, क्योंकि आप उस चीज को लेके जानते हो, बेहतर जानते हो। लेकिन सर हम भटकते भी ऐसे ही हैं। हमें 50 लोग अपने जैसे ही मिल जाते हैं। हाँ हाँ मिल जाते हैं कि मेरी ऐसे ओसीडी ठीक हुई, मेरा एंग्जाइटी ऐसे ठीक हुआ, डिप्रेशन मेरा 10 साल का ऐसे ठीक हुआ। उनका डिप्रेशन देख के मुझे लगता है हमारा डिप्रेशन बढ़ने ही वाला है, कुछ ठीक होने वाला नहीं है। क्योंकि हाँ। फिलहाल हम फिर भी सही जगह पे नहीं है। हाँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर किसी को भी ये सारी चीजें हैं तो एक सबसे पहला डेस्टिनेशन ये होता है कि आप अपने लिए एक बेहतर जगह पे पहुंचे। अदरवाइज समय और पैसा फिर आप बिल्कुल बहाते जाएंगे। बिल्कुल। आपके विचार बहुत कीमती हैं और युवाओं के लिए बहुत सही आपने विचार बताए हैं कि किसी के अनुभव से ये अंदाजा ना लगा लें कि कोई ठीक हो गया, अच्छी बात है कि उसने एक्सपीरियंस किया और वो ठीक हो गया, तो वो जी प्रॉपर हो सकता है कि उस फील्ड का ट्रेंड ना हो। बिल्कुल वो उस फील्ड का ट्रेंड है भी नहीं सर, है भी नहीं, क्योंकि उसने अनुभव किया। अच्छी बात है, उसको आपके इमोशन का शेयर करना सर अच्छी बात होती है, लेकिन हम किसी के अनुभव को पकड़ लें, हाँ तो वो अलग बात होती है। वो अलग बात होती है। जी चलिए हम आगे बढ़ते हैं। जी। तो इसके अलावा कुछ और बातें शेयर करने लायक? इसके अलावा फिलहाल तो सर मतलब यही सारी चीजें 3 साढ़े 3 साल यही सारी चीजें मेरी चली हैं। चलिए अब मैं आपकी गलतियां बता रहा हूँ, आपने उनको ही ध्यान में रखना है जी। फिर उन गलतियों पर ही बात करेंगे जी। क्योंकि जो आप कर रहे हो उसे स्टॉप करना है बस। पहली गलती आपकी ये कि आपने उस सवाल को जवाब देने की कोशिश की जो सवाल ओसीडी के कारण पैदा हुआ था। उस समय आपको पता नहीं था कि ओसीडी का सवाल है ये, उस समय आपको लगता था कि ये अंदर से आ रहा है और इसका जवाब बनता है। लेकिन अब आपको पता लग गया कि अब आप YouTube से, किताबों से किसी भी सवाल का जवाब
नहीं खोजेंगे। ये कंपल्शन है, इसी से ओसीडी बढ़ रही है, खुराक मिल रही है। हो सकता है कि कुछ मिनटों के लिए, घंटों के लिए, दिनों के लिए वो सवाल चला जाए, जी। लेकिन वो फिर आएगा, दोबारा आ जाएगा, दोबारा नए फॉर्म में आ जाएगा। जी। वो एक ऑब्सेशन ठीक हो सकता है, वो दूसरे ऑब्सेशन में शिफ्ट हो जाएगा। जी। असली इलाज जवाब देना नहीं है, जवाब देना बीमारी है। ये आपको बात याद रखनी है। सवाल को जवाब देना बीमारी है। इसकी जड़ में जाना है कि आखिर ये मुझे सवाल पैदा ही क्यों हो रहा है, और ये सवाल पैदा होना बंद हो जाए। अब कैसे पैदा होना वो बंद होगा, अब अंदर से आना ही वो बंद हो ना, बक बक जो चल रही है वो बंद हो। इसके लिए हम थेरेपी करेंगे जी। इसके लिए थेरेपी रहेंगी। लेकिन अब आप समझ गए, ठीक है? तो ये बस कंपल्शन आपने रोक देना है। आपके कंपल्शन है जवाब देना। और दूसरी बात जो मैं बार बार कहता रहूंगा कि जितना आप दूसरे लोगों, ये चलो मैं बीच में रोकना चाहूंगा भाई, दूसरी बात में फाइनल बात ये कर रहा हूं, बस ये दो बातें आपने ध्यान में रखनी है। आप जितना ज्यादा भटकोगे, जितना ज्यादा लोगों से पूछोगे, वो री इंश्योरेंस है, उसमें इलाज नहीं है, वो फिर बीमारी को बढ़ा देगा। तो आपने दूसरों से किसी से भी पूछना नहीं है, सिर्फ एक बंदे पर यकीन करना होगा, सिर्फ एक पर आ जाना होगा। जब भी आपके पास मल्टीपल चीजें आएंगी फिर से आप बिखर जाओगे, राइट और रॉन्ग में फंस जाओगे। एक चीज रहेगी तो आप ठीक रहोगे। ऐसा एक गुरु, टीचर, मेंटोर, सारथी, दोस्त, कुछ भी काउंसलर एक अपने जीवन में रखना है, जिसकी बातें आप 100% सच मान के उसको फॉलो करते हो, जिस पर भी दिल से विश्वास आ जाए। बस उसने जो कह दिया वही अंतिम सत्य है, बाकी सब झूठ। अपनी बुद्धि जब जब लगाओगे तब तब ओसीडी फंसा लेगा। तो अब एक बार के लिए बुद्धि लगानी बंद करनी होगी, बुद्धि का प्रयोग करना बंद करना होगा। तो वो बंदा चुन लो भी किसकी बात पे यकीन करना है। इनिशियली जैसे सर, इनिशियली जब मैंने पढ़ना वगैरह शुरू किया था और ये सारी चीजों के बारे में, समर्पण भाव बहुत जबरदस्त रहता है सर। हाँ, जब हम इनिशियली बहुत ज्यादा, हाँ। क्योंकि जब हमें कोई प्रॉब्लम होती है तो हम किसी के पास 100 विजिट करते हैं तो शायद हमारा कॉन्फिडेंस 100% रहता है। लेकिन जब आपको वो चीजें फायदा ना करें, और जब आप वहीं से सर मतलब किसी न अपने ही गलती से या फिर सामने वाले की गलती से अगर आप वो चीजों को बैकआउट करते हो, तो समर्पण की जो आप बात कर रहे हैं सर, वो चीज तो बिल्कुल मुझे भी लगता है कि एक बहुत बड़ा फैक्टर है। और जैसे अभी आपने कहा कि समर्पण, तो मेरे को यही आया तुरंत कि अब वो तो मुझे करना पड़ेगा। लेकिन सर ये चीजें टफ क्यों हो जाती है, क्योंकि इंसान इतनी बार गलत दरवाजे खटखटा लिया है कि जो मन है ना सर, वो बिल्कुल डरा डरा सा रहता है कि ये सही है। ये चीजें बड़ा मतलब डर डर के कि देखो पिछली बार तुमने भरोसा किया था और तुम्हें क्या मिला। जैसे ऐसे सवाल सर जैसे आते हैं, आने दो कि ऐसे क्या मिला तुम्हें, तुम 3.5 साल से दौड़ रहे हो, भरोसा, तुम जब वहां से भरोसा टूटा या फिर मैंने गलत चीजों को अज्यूम किया या जिस भी तरीके से सिचुएशन थी, वहां से सब लोग यही बोले तुमने अपना बुद्धि नहीं लगाया वहां पे। अगर कोई तुमसे कहता है कि तुम एक आत्मा हो, तो तुम क्या आत्मा ही आत्मा, तुमको थोड़ा भी अपनी बुद्धि नहीं है, कॉन्शियस तुमने नहीं यूज किया। तो जब आपने कहा ना सर कि समर्पण, तो हम भी चाहते हैं कि मेरी ये चीजें बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाएं और उसके लिए समर्पण जरूरी है। लेकिन हाँ, ये सारी चीजें धीरे धीरे हो जाएंगी। लेकिन ये जो समर्पण की बात है ना सर, वो जैसे मेरे मन में आपने कहा कि ऐसे तुरंत थॉट आया कि समर्पण करने से पहले सोच लो। फिर हाँ, सोच लो। चाहिए आप कहो कि मैंने सोचना बनता है जी, लेकिन एक बार जब कर दिया फिर सोचना नहीं होगा। जी, समर्पण से पहले सोच सकते हो, समर्पण के बाद सोच नहीं आएगी, क्योंकि आपका विश्वास अपने आप बन जाएगा। क्योंकि आपको समर्पण क्यों करना चाहिए मैं बता देता हूँ कि समर्पण ऐसे नहीं, अंधभक्ति और समर्पण में अंतर होता है जी। अंधभक्ति में इंसान भटक जाता है। जिस संस्था को आपने अपना सब कुछ दे दिया वो अंधभक्ति थी, आपकी अंधविश्वास था, वो समर्पण नहीं था, वो आपको पता ही नहीं था। और उस संस्था का लक्ष्य सिर्फ आपको एक फॉलोवर के रूप में देखना था, वो आपको एक फॉलोवर बनाना चाहते थे। वो
प्राकृतिक शिक्षा नहीं दे रहे थे। जो संस्था प्रकृति के नियमों के खिलाफ अपनी नई नियमों की एक श्रृंखला बना दे, वो भटक रही है और उसका अस्तित्व भी कुदरत मिटा देगी। क्योंकि समर्पण में इंसान आजाद हो जाता है, बंधता नहीं है वो किसी चीज से। समर्पण हमें आजाद कर देता है जी। समर्पण में आजादी है। समर्पण में पूरी प्रकृति होने का एहसास है कि मैं ही हूं सब कुछ। और समर्पण में दो नहीं होते, सब कुछ एक ही हो जाता है। और समर्पण एक ऐसी घटना है कि आपने मेरे प्रति कर दिया, तो जो मेरा अनुभव है, जो मेरा ज्ञान है, जो मैंने प्राप्त किया है किसी भी माध्यम से, वो तुरंत आपका हो जाएगा। जी। ये अद्भुत घटना घटती है, जो बहुत दुर्लभ घटना, मैं ये नहीं कहता भी तुरंत घट जाती है। जितनी मात्रा में आपका समर्पण होगा उतना लाभ आपको होगा। मैं भी आपकी तरह एक विचारशील आदमी हूं। कोई सिर्फ आंखें मूंद के विश्वास में कर ही नहीं सकता। मैं तर्कशील सोसाइटी से भी जुड़ा रहा, तो मैं तो बहुत ज्यादा तर्कवादी, आपसे भी ज्यादा तर्क करता था। लेकिन मेरे तर्क होते थे काटने के या किसी को नीचा दिखाने के लिए। राइट रॉन्ग में नहीं बसता था, मैं ईगो बस तर्क करता था अहंकार के कारण। तो मैं बहुत परेशान हो गया, तो मैं नकार देता था अस्तित्व को ही। जी। तो मैं नकारने की प्रवृत्ति में ज्यादा था। लेकिन एक इंसान मिला मुझे जिंदगी में, तो जिसके प्रति मेरे मन में श्रद्धा ने जन्म लिया, विश्वास ने, प्रेम ने जन्म लिया। अब जो वो इंसान जो कहता है, मेरे मन में तर्क नहीं आता, उसने जो कह दिया वो मेरे लिए अंतिम सत्य बन जाता है। हाँ जी। तो आज मैं जिंदा हूं तो इस इंसान की वो दौलत, क्योंकि उसको मेरे से कोई लगाव नहीं, कोई स्वार्थ नहीं। वो ना मुझे फोन करेंगे, मैं कर लूंगा उठा लेंगे, वरना हो सकता है मैं 2 साल फोन ना करूं। उनकी तरफ से कभी ना कोई मैसेज ना कोई फोन, और कभी मैं कह दिया कि मैं अभी आ रहा हूं आपके पास,